जिसको हम सबको इस सर्विस देने जा रहा था। सम्मान तो सबका यहाँ होना है। उससे पहले आज हमें उस इंसान को सुनना है जो मैं शुरू में ही बोला था कि जिनका दीवाना सिर्फ बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान है, देश विदेश है। और हम सब आज इस गौरवशाली क्षण के गवाह हैं। सीवी रमन यूनिवर्सिटी के इतिहास में जब भी पहला अध्याय लिखा जाएगा तो उस अध्याय में जाहिर सा बात है कि हम सबका नाम जरूर आएगा। जोरदार ताली के बीच में मंच पे मैं माइक पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे यहाँ मुख्य अतिथि जोरदार ताली के साथ धन्यवाद। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार विदेश जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे वैशाली लेट्स इंस्पायर बिहार चीफ कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष किशोर जी, अमित पांडे जी, पटना से यहाँ आए पूर्णिया के रहने वाले, पूरे देश में बिहार के नाम को लेकर गलत छवि करने वाले और नीतीश चंद्रा जी, सोनू ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, मैं आपके बीच बहुत आशान्वित हूँ क्योंकि आपको जब देखता हूँ तो कहीं पे देखता हूँ कि आपके माध्यम से बिहार की आवाज को सुनता हूँ, बिहार क्या सोचती है उसको समझता हूँ और बिहार किस दिशा में जा सकती है, इसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है इसको भली भांति जानता हूँ। हम लोग वैशाली में हैं, सबसे पहले वैशाली की भूमि को नमन करता हूँ। वैशाली केवल एक भूमि नहीं, यदि भूमि की बात करें तो वैशाली उस प्राचीन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंगा स्थापित थी। लेकिन वैशाली केवल एक भूखंड नहीं, वैशाली एक अलग सोच थी। इस सोच को ये समझ गए तो समझ पाएंगे बिहार के विकास का कारण क्या है और बिहार में पतन का कारण क्या होगा। वैशाली क्या, यदि हम महाभारत को पढ़ेंगे तो उसमें भी वैशाली के राजवंशों की सूची पाते हैं। सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके पुत्र कौन थे, और लगभग जितने भी महाजनपद के जितने भी जनपद भारत में रहे सबकी व्यवस्था वही थी, जिसमें कोई शासक आता उसके अगले उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र होता, पुत्र नहीं हुआ तो कोई और होगा जिसका चयन शासक ने किया होगा। वही स्थिति अंग में भी थी, मगध में भी थी, वैशाली में भी। लेकिन वैशाली में एक ऐसे शासक आए जो व्यभिचारी थे, जो अत्याचारी थे, जनता त्रस्त हो चुकी थी। उसे लगा कि ये व्यवस्थाएं चलती रही तो निश्चित से जन कल्याण निहित नहीं है, और तब पूरे वैशाली में क्रांति आई जिससे हमें लगा कि शासक का बेटा ही शासक बने ये उचित नहीं है, शासक योग्य होना चाहिए। और तब योग्यता कैसे हो सकती है, किस प्रकार से हम चुन सकते हैं, उस रूप में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ जिसमें पूरे क्षेत्र में, जिसकी भौगोलिक सीमा मैंने आपको बताई, 7,707 गणराजा चुने जाते थे और चुनकर प्रतिवर्ष की वैशाली के संग्रहागार में, जहां ज्यादा विशाल का कर शेष के रूप में स्थापित है, बैठकर अपने ग्रांतपति को चुनते थे और प्रतिवर्ष विक्रम चलता था। अब सोचिए इस तरह माइक के हम लोग इस कक्ष में करीब 100-150 लोग बैठे हैं, माइक नहीं हो तो बड़ी परेशानी होगी। बरसात हो रही है, कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए। लेकिन उस प्राचीन काल में जब रोड नहीं थे, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस प्रकार का माइक की व्यवस्था नहीं थी, 7,707 लोग कैसे मिलकर यहाँ इसी वैशाली को चुनते होंगे, बताता है कि हमारे मन कितने मिले हुए थे। किसी विषय पर सहमति किस प्रकार हम बना पाते हैं, किस प्रकार आपस में संघर्ष नहीं होता।
वैशाली का बड़ा सूक्ष्म संदेश है जिसका अपवाद प्रस्तुत करने की परंपरा थी। यदि यह वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो वैशाली का हर नागरिक खड़ा हुआ उसने व्यवस्था का परिवर्तन किया और उसने उस प्रकार की गौरव की अनुभूति की मैं वैशाली का हूँ। यदि आप बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पाते हैं मागध में अदृश्य में बड़ा फर्क है, दोनों में सोच रहता है। लेकिन उदय किसका हुआ? जिस समय वैशाली स्थापित थी उस समय मगध बढ़ना चाह रहा था और जब मगध अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाह रहा तो सबसे बड़ी चुनौती वैशाली के रूप में स्थापित थी। उसने कौशल पर विजय प्राप्त की, अनेक जनपदों पर विजय प्राप्त की, लेकिन वैशाली हारने वाली नहीं, क्योंकि वैशाली का हर नागरिक उस गौरव के साथ शस्त्रों के साथ लड़ने के लिए तत्पर रहता था। मगध के लड़ने के लिए केवल सेना रहती थी जिनको वेतन मिलता, लेकिन वैशाली का हर नागरिक अपने भूमि की सोच की रक्षा के लिए तत्पर था। लेकिन वैशाली का मगध क्यों हुआ? मगध और वैशाली दोनों में एक गंगा नदी के बीच में बिल को लेकर विवाद हुआ। उसमें कुछ खदान मिले थे जिसको आपस में कौन कितना निकालेगा इस पर विवाद हुआ। सहमति बनी कि आधा वैशाली ले लिया, आधा मगध को प्राप्त होगा। कुछ दिनों तक सहमति चलती रही, लेकिन इसी बीच में मगध नरेश थे अजातशत्रु। अजातशत्रु को लगा कि वैशाली का नाश कैसे हो, उन्हें तो आगे बढ़ना था, वैशाली को नष्ट करना था। तो उन्होंने अपने अमात्य वसाकार को, उस समय भगवान को आए हुए थे वैशाली में, उनके पास भेजा और पूछा कि वैशाली का नाश कैसे हो। बुद्ध बैठे थे, भगत आनंद बैठे थे। बुद्ध से जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने आनंद से पूछा, ये बताओ क्या वैशाली में वृद्धों का सम्मान होता है? आनंद ने कहा बिल्कुल होता है। क्या वैशाली में नित्य सभाएं होती हैं? आनंद ने कहा बिल्कुल नित्य सभाएं होती हैं। क्या वैशाली में प्रति वर्ष गणाधिपति का चयन होता है? सारी बातें उन्होंने सिद्धांत बताई। तब भगवान बुद्ध ने कहा जहां इस प्रकार की सहमति हो, जहां लोगों के मन इस प्रकार मिले हो, जहां इस प्रकार की व्यवस्था हो, उस वैशाली का पतन कभी नहीं हो सकता, उसका नाश कभी नहीं हो। उसको जब वसाकार ने सुना बड़े निराश हुए, जाकर उन्होंने अजातशत्रु को कहा कि भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि वैशाली का नाश कभी नहीं होगा, और उन्होंने बताया कि मैंने इस प्रकार से बातें की थी। तब अजातशत्रु ने कहा तुमने भगवान बुद्ध की बात पर ध्यान नहीं दिया। भगवान बुद्ध तो साक्षात जो कहेंगे उसमें कहीं संदेह हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब तक वैशाली में एकता स्थापित रहेगी, जब तक सभी गणराज्यों में एकता रहेगी, जब तक राजनीतियों में एकता रहेगी, तब तक वैशाली का क्षय नहीं होगा। लेकिन यदि इस एकता को भंग कर सके तो निश्चित ही वैशाली का भी पतन होगा। और तब वसाकार को उन्होंने भेजा, निष्कासित किया, यह कहते हुए कि मैं निष्कासित करता हूँ, तुम वैशाली जाओ, प्रयास करो कि आपस में इस प्रकार के फूट के बीज डालो कि लोग आपस में संघर्ष करने लगे। और जिस वैशाली का हर नागरिक गर्व के साथ शस्त्र उठाता था, उसके लिए वेतन नहीं मांगता था और उस प्रकार की रक्षा करने के सदैव तत्पर रहता था, उसके जो चुने हुए अधिपति थे उनके बीच में जब संघर्ष हुआ, छोटे से विवाद पर अभिषेक पुष्करनी में स्नान को विवाद हुआ और उसमें अनुकूल समय था जब मगध ने आक्रमण कर दिया। लोग तत्पर थे, लेकिन उस वैशाली का विनाश हो गया, क्योंकि आपस में फूट पड़ी, लोगों में छोटे विषयों पर भी समन्वय नहीं हुआ, सहमति नहीं हुई और एक युद्ध हुआ, आपस में लोग एक दूसरे के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक बहुत बड़ा संदेश इस वैशाली की धरती से इतनी महान परंपरा को लेकर जिसका उदय हुआ, उसका मिलन इसलिए हुआ कि लोगों में समन्वय नहीं था, संघर्ष कर रहे थे। आज बिहार की क्या स्थिति, बिहार की क्या आवश्यकता है? यदि उस प्राचीन काल में जाते हैं तो वैशाली को स्थापित पाते हैं, हम उस मगध को स्थापित पाते हैं जिसमें शासक किसी जाति का हो सकता है, ऐसा हुआ हमने देखा, जिसमें नंद वंश का उदय हुआ, सबसे नंद वंश से आते हैं। किसी पूरे भारत में हम देख लीजिए इस प्रकार का अपवाद नहीं है। चाणक्य चलते हैं तो चंद्रगुप्त की जाति नहीं खोजते, बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद हम देखते हैं, जिस संघर्ष में हम लोगों को लड़ते देखते हैं, व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलता है तो पहली बार जानना चाहता है किस जाति का है। कुछ दिनों पहले चुनाव हुए थे, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन आप सोचिए कौन से लोग चुने गए, जो लोग चुने गए उनका आधार क्या था? क्या जो पार्टी ने टिकट दिया उसने देखा व्यक्ति कितना योग्य है, व्यक्ति ईमानदार है या नहीं, व्यक्ति बिहार को आगे ले जाएगा या नहीं, या केवल उसने देखा कि इस क्षेत्र में किस जाति के कितने लोग हैं, क्या कितने जाति के लोग हैं, किस कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके अलावा कोई और भूमिका ठीक है, कोई बदलाव।
सोचिए जो लोगों ने वोट दिया तो क्या आधार है, क्या हम लोगों ने देखा कि हमारा कैंडिडेट ईमानदार है कि नहीं, क्या हमारा कैंडिडेट बिहार को ले जाएगा या नहीं, क्या हमारा कैंडिडेट योग्य है या नहीं? बिल्कुल नहीं। पूरे हर क्षेत्र में आप देखिए एक ही बात कहती है कि हमारे युवा पीढ़ी को 10,000 ऐसे हो चुके हैं। अब विवाद देखेंगे सोशल मीडिया पर पाएंगे कि हमारे जाति के कितने लोग जीते, हमारे जाति के कितने लोगों को टिकट मिला। अरे भाई इससे बिहार का क्या होगा, बिहार को क्या आवश्यकता है? आज बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है और 30 वर्ष से कम उम्र के लगभग 9 करोड़ लोग हैं। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की 2047 और विकसित भारत कैसे विकसित होगा कि बिहार हम विकसित नहीं कर सके। और बिहार विकसित करने का अर्थ क्या है कि हर व्यक्ति को बिहार में रोजगार उपलब्ध करा सकें, हर व्यक्ति को उचित शिक्षा और कृषि रोजगार बिहार में दे सकें। और जिस प्रकार के लोग नेतृत्व करेंगे, जाति के आधार पर चुने जाएंगे, लोग जाति के आधार पर वोट देंगे, योग्यता को पैमाना होगा ही नहीं, तो क्या बिहार को 2047 तक उस प्रकार से इंतजाम करने के लिए हम अपने युवाओं को स्वरोजगार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, व्यवसाय कैसे कर सकते हैं, उद्योग कैसे लगा सकते हैं, स्टार्टअप कैसे लगा सकते हैं, इसको करने की और ये बहुत बड़ी चुनौती है। जनसंख्या बहुत बड़ी है, 9 करोड़ लोगों के लिए अगले 2 दशक में रोजगार देना है। तो आवश्यकता है कि आज से अपने गाँव से, अपने विद्यालय से, अपने महाविद्यालय से प्रारंभ करें, कैसे हम उद्योग लगा सकते हैं। यदि हम अपने गांव में गर्व करते हैं कि हमारे गांव से 5 IAS निकले, 5 IPS निकले, तो हम भ्रम में हैं। कितने IAS IPS निकले जिन्होंने गांव का कल्याण किया हो, जिन्होंने अपने गांव के बारे में घूमकर सोचा भी हो, या जिन्होंने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया हो। सोचिए हम किस आधार पर अपने गाँव का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन क्या हमने इस आधार पर मूल्यांकन किया कि हमारे गाँव में कितने स्टार्टअप लगे, कितने लोग सफल उद्योगी बने, कितने लोग सफल व्यवसायी बने? इस परिभाषा को बदलना होगा। यदि नहीं बदलते हैं तो हम कहीं भ्रम में हैं। बिहार को बदलने की आवश्यकता उद्यमियों की, बिहार को बदलने की आवश्यकता व्यवसायियों की। बिहार उस काल में जब अग्रणी था तो हमारे पास चंपा थी जिसके अवशेष आज भागलपुर में है। उसको विश्व का पहला नगर कहा और चंपा का ऐसा प्रभाव था पूरे वियतनाम के लोगों ने अपने देश का नाम चंपा रख दिया। 2वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। आज के गूगल पे चंपा टाइप करेंगे तो आपको प्राचीन चंपा का उल्लेख कम मिलेगा, लेकिन उस चंपा का मिलेगा तो उस चंपा के प्रेरणा से स्थापित हुई। यह बिहार की शक्ति थी। विक्रमशिला के एक आचार्य को बुलाने के लिए पूरे तिब्बत के लोगों ने 1000 वर्ष पहले स्वर्ण दान किया। उसमें मंडली आई, मंडली को लौटना पड़ा तो विक्रमशिला से कोई जाने को तैयार नहीं। और तब तिब्बत नरेश लामा नेपाल चले गए और सोने की तलाश में बंदी बना दिए गए। मंडली आई, उसको 3 वर्ष लगे, उन्होंने अपने नरेश की दुर्दशा बताई, तब जाकर विक्रमशिला से आतिश भक्कर श्री के यहाँ तिब्बत गए। और आज तिब्बत जो वज्रयान की परंपरा धारण हर तिब्बती करता है, उसके बीच कहीं न कहीं उसी विक्रमशिला में बोए गए। वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है, एक अलग सोच है, लेकिन उस सोच को क्या हम आत्मसात करते हैं? सोचिए 7,700 साल गणराजा चुने जाते थे पूरे क्षेत्र उस प्राचीन काल में, लेकिन उसका आधार जाति नहीं थी, योग्यता के आधार पर चुनते थे। और तभी तो बिहार में ऐसे अपवाद प्रस्तुत हुए, तभी उस काल में देखकर बिहार का उदय हो रहा था, बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा रहे थे। और आज भी कोई बहुत विकराल समस्या नहीं, निश्चित है कि रोजगार दे सकते हैं सभी 9 करोड़ लोगों के लिए दशकों, लेकिन तैयारी आज से करनी होगी। यदि गांव के विद्यालय में संघर्ष करेंगे जाति के नाम पर तो कहाँ आगे जाएगा? हमें देखना होगा क्षमता वर्धन कैसे कर सकते हैं अपने छात्रों की, बाल विकास से कैसे उस प्रकार की सोच को विकसित कर सकते हैं। और लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में आज लगभग 91,000 लोग सीधे रूप से व्हाट्सएप से जुड़े हैं। आपसे मैं आह्वान करूंगा, जुड़े लोगों को बताइए, कोई राजनीतिक अभियान नहीं, कोई सत्ता परिवर्तन से बिहार नहीं बदलेगा, लेकिन व्यवस्था ही नहीं बदल गई है। अपने युवाओं को हमने सही संस्कार दिए, बिहार के अपने पूर्वजों की दृष्टि उन्हें स्थापित कर दी। निश्चित है अपने जीवन काल में बिहार को बदलता देखें। एक लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं कि 2047 तक बिहार विकसित कैसे हो, और उसमें समाज के हर वर्ग की भूमिका होगी। इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार में ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। महिलाओं को बड़ी संख्या में जोड़ना चाहते हैं, और महिलाएं जब जुड़ी हैं तो बिहार में 14 केंद्रों पर निःशुल्क गार्गी पाठशालाएं चलती हैं। खगड़िया में 2 केंद्र है, बेगूसराय में 2 केंद्र है, पटना में 6 केंद्र। इस प्रकार से अलग अलग जिलों में गार्गी पाठशालाएं स्थापित हुई। अभी छपरा में भी लोग स्थापित करने जा रहे हैं, पिछले सप्ताह वहीं पर था। इसके अलावा निःशुल्क केंद्र जहाँ शिक्षा उन लोगों को उपलब्ध कराई जो वंचित हैं, बिना किसी आधार, कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई भेद नहीं। यदि आप वंचित हैं और उचित शिक्षा आपको दे सकते हैं, इस प्रकार से सिवान में, जमुई में, समस्तीपुर में इस प्रकार के निःशुल्क शिक्षण केंद्र
चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि एक आह्वान पर लोग जुटे उनके द्वारा बिहार को कुछ देने की मन में भावना जगी और दे रहे हैं। आपके माध्यम से इस प्रकार की भावना की हमारा यूथ किस ओर जा रहा है? यदि जाति के नाम पर हम संघर्ष करते रहे, यदि हम सोचते रहे कोई मेरी जाति के लोग कितना टिकट मिला, मेरी जाति के कितने MP बने, मेरी जाति के कितने MLA बने, इससे बिहार बदलेगा। लेकिन विवाद हम किससे करते हैं? इन्हीं बातों पर हमारी युवा बड़ी ऊंची हुई। बताना होगा किससे यदि ऊपर उठना है, बिहार को आगे ले चलना है, भावनाओं से ऊपर उठना होगा, बिहार के लिए सोचना होगा। जिले में DM SP की पोस्टिंग होती है, व्यक्ति इससे चिंतित नहीं होता कि DM ईमानदार है या नहीं, SP ईमानदार है या नहीं। लोग पता करते हैं कि उसकी जाति क्या है, उसके आधार पर सोचते हैं। और ऐसे जहां व्यवस्था हो जाए तो वैसे लोग उन प्राचीन पूर्वजों के वंशज कैसे हो सकते हैं जिन्होंने वैशाली की स्थापना तब की थी, विश्व को नई दिशा तब दी थी जब उस प्रकार की सोच पूरे विश्व में नहीं। यदि उनके वास्तविक वाहक हैं तो उनके वास्तविक वाहक बनकर दिखना होगा। वैशाली को गौरवान्वित कराना होगा कि हम उन्हीं के वंशज हैं, जो आज भी कुछ नवसृजन कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, अपने बिहार को आगे ले जा सकते हैं। तो यही मेरे भाव है, यही मेरा विचार है, पूरे बिहार में लोगों को बताना का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप जुड़ गए तो शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। निश्चित है कि हर व्यक्ति तक हम पहुंच पाएंगे और बता पाएंगे कि बिहार क्या है। बिहार में जो समय अग्रणी था उसका कारण क्या था? आज यदि पिछड़े हैं उसके कारण जो हम स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन यदि मन की स्थिति से निकले और अपने स्वत्व को समझ गए, जान गए, छोटा छोटा योगदान करने लगे, मिलकर करने लगे, निश्चित है कि अपने जीवन काल में बिहार बदलेगा। आवश्यकता ऐसे युवाओं की है जो नेतृत्व ग्रहण कर सके। नेतृत्व का मतलब राजनीतिक नेतृत्व नहीं है, समाज में अलग अलग बिंदुओं को उठाए। कोई उद्यमिता का नेतृत्व करे, कोई शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व करे, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार के उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचे जो दूसरों को प्रेरित कर सके। इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता तो बिहार बदलेगा। और यही प्रयास हम कर रहे हैं। जितना 91,000 लोग जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचे और कितने लोग इसमें जुड़ना चाहे निश्चित जुड़े, क्योंकि समाज में नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। अच्छे लोग जुड़ेंगे, निश्चित है थोड़ा परिवर्तन आएगा। इस अवसर पर जिन लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप आगे बढ़े, जितने आपके व्यूज है बिलियंस हैं तो बिलियंस में जाए, लेकिन सोच बिहार की सोच को लेकर आप चले, जिसके कारण बिहार कभी अग्रणी था, तो बड़ी क्रांति आप निश्चित बिहार में ले आए। सभी को यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए कृष्णा जी का, अमित जी का हार्दिक आभार, सिविल यूनिवर्सिटी का आभार, सभी को यहाँ पर सुनने के लिए आभार। लेकिन आइए मिलकर प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।